इमेजिन कीजिए कि आप एक हलचल भरे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के बीच में खड़े हैं। मल्टीपल ट्रैक्स पर एक साथ ट्रेनें आ रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और टॉवर में बैठा एक सिंगल ट्रैफिक कंट्रोलर ये डिसाइड कर रहा है कि किस ट्रेन को अगला प्राइमरी एग्जिट ट्रैक यूज करने का क्लियरेंस मिलेगा। अगर कंट्रोलर एक गलत डिसीजन लेता है तो ट्रेनें एंडलेसली इकट्ठी होती जाएंगी, पैसेंजर्स अपने कनेक्शंस मिस कर देंगे और पूरा सिस्टम एक पेनफुल हॉल्ट पर रुक जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सीपीयू कोर वह सिंगल ट्रैक है और मेन मेमोरी में बैठे रेडी प्रोसेसेज वे ट्रेनें हैं। चैप्टर 2 में हमने प्रोसेसेज और थ्रेड्स की इनर मशीनरी को समझा। हमने देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स पीसीबीज कंस्ट्रक्ट करता है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस को मैप करता है और थ्रेड्स के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचेस एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अभी तक हमने एक क्रूशियल ऑपरेशनल डिटेल को नजरअंदाज किया है। जब मल्टीपल प्रोसेसेज रेडी स्टेट में बैठी होती हैं तो ओएस कैसे डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को अगले रनिंग स्टेट में डिस्पैच किया जाए और उसे कितने समय तक एग्जीक्यूट होने की परमिशन मिलनी चाहिए। इस डिसीजन मेकिंग इंजन को सीपीयू शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में जाना जाता है। शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन का हार्ट है। एक ब्रिलियंट सीपीयू शेड्यूलर एक सिंगल कोर प्रोसेसर को एक स्मूथ रिस्पॉन्सिव मल्टीटास्किंग मशीन जैसा फील कराता है, जबकि एक पुअरली डिजाइंड शेड्यूलर गंभीर लैग, अनरिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेसेज और सिस्टम स्टारवेशन का कारण बन सकता है। इस सेक्शन में हम सीपीयू शेड्यूलिंग के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को एस्टेब्लिश करेंगे। हम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को अनपैक करेंगे। सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड वर्कलोड्स के बीच क्रिटिकल डिस्टिंक्शन को एनालाइज करेंगे और सिस्टम्स इंजीनियर्स और जीएटी एग्जाम सेटर्स द्वारा शेड्यूलर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किए जाने वाले फॉर्मल मैथमेटिकल मैट्रिक्स में मास्टर बनेंगे। सेक्शन ब्रेक, द रियल वर्ल्ड मेंटल मॉडल, प्रीएम्प्टिव वर्सेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज की एक इंट्यूटिव समझ बनाने के लिए चलिए एक पल के लिए कंप्यूटर कोड को पीछे छोड़ते हैं और टू जाने पहचाने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कदम रखते हैं। यह डायग्राम रियल वर्ल्ड एनालॉजीज का यूज करके नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को कॉन्ट्रास्ट करता है। यह नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को एक बैंक टेलर से कंपेयर करता है जिसे किसी और की हेल्प करने से पहले एक लंबा ट्रांजैक्शन खत्म करना होता है, और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को एक इमरजेंसी रूम डॉक्टर से कंपेयर करता है जो एक क्रिटिकल पेशेंट को अटेंड करने के लिए किसी माइनर इंजरी के ट्रीटमेंट को तुरंत पॉज कर देता है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कोऑपरेटिव। एक नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम में एक बार जब किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाता है तो वह प्रोसेसर कोर पर पूरा कंट्रोल बनाए रखता है जबकि वह खुद इसे स्वेच्छा से छोड़ नहीं देता। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रनिंग प्रोसेस से जबरदस्ती सीपीयू नहीं ले सकता। एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर के तहत रन करने वाला प्रोसेस केवल टू स्पेसिफिक स्टेट ट्रांजिशन इवेंट्स के तहत ही सीपीयू छोड़ता है। ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। प्रोसेस एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल इशू करता है, जैसे डिस्क से फाइल रीड करना, नेटवर्क पैकेट के आने का वेट करना या कीबोर्ड इनपुट के लिए रिक्वेस्ट करना। ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग टू टर्मिनेटेड। प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन लूप कंप्लीट करता है या किसी अनहैंडल्ड रन टाइम एरर जैसे सेगमेंटेशन फॉल्ट का सामना करता है। प्रो स्लो ओवरहेड। क्योंकि प्रोसेस कंप्लीशन या सेल्फ ब्लॉक होने तक चलते हैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए सटीक हार्डवेयर टाइमिंग मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्सपुअर रिस्पॉन्सिवनेस। अगर कोई लंबा कंप्यूटेशनल टास्क सीपीयू में एंटर करता है तो बाकी सभी प्रोसेसेज जिनमें माउस मूवमेंट या टाइपिंग जैसे लाइटवेट इंटरैक्टिव टास्क भी शामिल हैं पूरी तरह से तब तक ब्लॉक हो जाते हैं जब तक कि रनिंग प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। एक प्रीएम्प्टिव सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के पास बीच में दखल देने फिलहाल चल रहे हैं प्रोसेस को बीच में ही रोकने, उसके कॉन्टेक्स्ट को उसके पीसीबी में सेव करने और सीपीयू कोर पर एक अलग प्रोसेस भेजने का पूरा अधिकार होता है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग टू एडिशनल स्टेट ट्रांजिशन पाथ्स इंट्रोड्यूस करती है जो नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स में नहीं होते हैं। रनिंग से रेडी में ट्रांजिशन जिसमें प्रोसेस को ओएस द्वारा जबरदस्ती इंटरप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसका एलोकेटेड टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है या कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है। वेटिंग से रेडी में ट्रांजिशन जिसमें जब कोई आईओ डिवाइस एक ऑपरेशन फिनिश करती है तो एस इवैल्यूएट करता है कि क्या अनब्लॉक्ड प्रोसेस की प्रायोरिटी सीपीयू पर करंटली एग्जीक्यूट हो रही प्रोसेस से ज़्यादा है। अगर
ऐसा है तो रनिंग प्रोसेस को तुरंत प्रीइंपट कर दिया जाता है। प्रोज हैं एक्सीलेंट रिस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी। इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस स्मूथ रहते हैं और अर्जेंट हाई प्रायोरिटी टास्क्स लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड कैलकुलेशंस के पीछे स्टक नहीं होते हैं। कॉन्स हैं हाई कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड। फ्रीक्वेंट प्रीइंपशन से कैश इनवैलिडेशन पेनल्टीज और हार्डवेयर रजिस्टर्स स्वैपिंग कॉस्ट्स लगती हैं। इसके अलावा शेयर्ड मेमोरी को मॉडिफाई कर रहे थ्रेड्स को प्रीइंपट करने के लिए केयरफुल सिंक्रोनाइजेशन यानी लॉकिंग की जरूरत होती है ताकि रेस कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक लो लेवल मैकेनिक्स यानी कर्नेल प्रीइंपशन को कैसे फोर्स करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू का कंट्रोल एग्जैक्टली कैसे वापस लेता है अगर कोई यूजर प्रोसेस 1 जैसा कोई इनफाइनाइट लूप रन कर रही हो। चैप्टर 1 से याद रखिए कि यूजर प्रोग्राम्स यूजर मोड यानी अनप्रिविलेज्ड मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। एक रनिंग प्रोग्राम सीपीयू के प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी को पूरी तरह ऑन करता है। यह खुद से कर्नेल को कंट्रोल वापस लेने के लिए नहीं कहेगा। प्रीइंपशन डायरेक्टली हार्डवेयर सपोर्ट पर रिलाई करता है जो कि हार्डवेयर टाइमर इंटरप्ट है। यह डायग्राम सीपीयू प्रीइंपशन के हार्डवेयर लेवल प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक फिजिकल हार्डवेयर टाइमर एक इंटरप्ट कंट्रोलर को सिग्नल देने के लिए क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। इसके बाद यह कंट्रोलर सीपीयू को एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है जिससे यूजर लेवल कोड का एग्जीक्यूशन रुक जाता है और सिस्टम कर्नेल मोड में स्विच हो जाता है। एक बार कर्नेल मोड में जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइमर इंटरप्ट हैंडलर रन होता है जो सीपीयू शेड्यूलर को कंट्रोल पास करता है। यह शेड्यूलर डिसाइड करता है कि आगे कौन सा प्रोसेस रन करना है और जरूरत पड़ने पर कॉन्टेक्स्ट स्विच ट्रिगर करता है। यहां स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन चेन दी गई है। टाइमर प्रोग्रामिंग जब ओएस बूट होता है तो ये एक हार्डवेयर टाइमर चिप जैसे कि मॉडर्न x86 चिप्स में APIC टाइमर को सटीक इंटरवल्स पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए कॉन्फ़िगर करता है। उदाहरण के लिए हर 1 मिलीसेकंड या 10 मिलीसेकंड्स में द इंटरप्ट ट्रिगर जैसे ही यूजर प्रोसेस यूजर मोड में रन करता है हार्डवेयर टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और एक इंटरप्ट फायर करता है। हार्डवेयर इंटरप्शन सीपीयू हार्डवेयर तुरंत करंट यूजर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को रोकता है। बेसिक रजिस्टर्स जैसे कि पीसी और स्टैक पॉइंटर को कर्नल स्टैक में सेव करता है और जबरदस्ती प्रोसेसर मोड को यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच कर देता है। वेक्टर लुकअप सीपीयू सीधे इंटरप्ट वेक्टर टेबल यानी आईवीटी में उस एंट्री एड्रेस पर जंप करता है जो टाइमर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग है और कंट्रोल ओएस कर्नल के टाइमर इंटरप्ट हैंडलर को सौंप देता है। शेड्यूलर डिसीजन टाइमर हैंडलर करंट प्रोसेस के बचे हुए एग्जीक्यूशन क्वांटम को अपडेट करता है। अगर क्वांटम 0 पर पहुंच गया है तो हैंडलर शेड्यूल रूटीन को कॉल करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच शेड्यूलर रेडी क्यू से अगले प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। पुराने प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट को उसके पीसीबी में सेव करता है। नए प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करता है और नए प्रोसेस के साथ वापस यूजर मोड में जाने के लिए एक मोड स्विच इंस्ट्रक्शन जैसे कि IIRET या सिसरेट को एग्जीक्यूट करता है। बिना हार्डवेयर टाइमर इंटरप्ट्स के प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग इम्पॉसिबल होगी। सेक्शन ब्रेक वर्कलोड प्रोफाइलिंग सीपीयू बाउंड वर्सेस IO बाउंड प्रोसेसेस। एक इफेक्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी डिजाइन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स को एक्चुअल में रन हो रहे प्रोग्राम्स के बिहेवियर को स्टडी करना होगा। ज्यादातर प्रोसेसेस अपना समय यूनिफॉर्मली कंप्यूट करने में नहीं बिताते बल्कि उनके एग्जीक्यूशन में सीपीयू बर्स्ट्स यानी प्योर कंप्यूटेशन और IO बर्स्ट्स यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर के लिए वेट करने के अल्टरनेटिंग साइकिल्स होते हैं। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल को दिखाता है जिसमें रनिंग स्टेट में सीपीयू एग्जीक्यूशन बर्स्ट्स और वेटिंग स्टेट में इनपुट आउटपुट वेट पीरियड्स के बीच के अल्टरनेटिंग साइकिल को डिटेल में समझाया गया है। इन बर्स्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर वर्कलोड्स 2 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। यह टेक्स्ट प्रोसेसर हेवी और इनपुट आउटपुट डिपेंडेंट ऑपरेशंस के बीच के की डिफरेंसेस को आउटलाइन करता है। यह उन टास्क्स को कॉन्ट्रास्ट करता है जिनमें इंटेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम्स की जरूरत होती है उन टास्क्स के साथ जो अपना ज्यादातर समय डिस्क एक्सेस या नेटवर्क कम्युनिकेशन जैसे एक्सटर्नल इवेंट्स का वेट करने में स्पेंड करते हैं। और हाई कंप्यूटिंग थ्रूपुट वर्सेस क्विक रिस्पॉन्स टाइम्स के लिए उनकी रेस्पेक्टिव नीड्स को हाईलाइट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स IO बाउंड टास्क्स को फेवर करना क्यों प्रेफर करते हैं।
ओएस डिज़ाइन का एक बुनियादी रूल है कि अगर कोई आईओ बाउंड प्रोसेस रेडी हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द सीपीयू दे दें। पहली नज़र में ये लॉन्ग कंप्यूटेशंस के साथ अनफेयर लग सकता है। हालांकि आईओ बाउंड टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने से असल में पूरा कंप्यूटर सिस्टम बैलेंस रहता है और एफिशिएंटली काम करता रहता है। सोचिए क्या होता है जब एक आईओ बाउंड प्रोसेस जैसे कि कोई वेब सर्वर एसएसडी से स्टैटिक फाइल रीड कर रहा हो और उसे किसी लॉन्ग रनिंग सीपीयू बाउंड साइंटिफिक कैलकुलेशन के पीछे वेट करने के लिए फोर्स किया जाए। सिनेरियो ए सीपीयू बाउंड फेवर्ड सीपीयू 100% यूटिलाइजेशन पर रन करता है जब वह साइंटिफिक कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन अल्ट्रा फास्ट एसएसडी पूरी तरह से आइडल बैठा रहता है क्योंकि वेब सर्वर को अपनी अगली रीड रिक्वेस्ट सबमिट करने की परमिशन नहीं मिली होती है। एक बार जब सीपीयू कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो वेब सर्वर को आखिरकार एसएसडी रीड कमांड इश्यू करने के लिए 2 मिलीसेकंड्स का सीपीयू टाइम मिलता है, जिससे सीपीयू आइडल हो जाता है जब वह डिस्क के लिए वेट कर रहा होता है। सिस्टम कंपोनेंट्स पैरेलल के बजाय सीक्वेंशियली यूज होते हैं। सिनेरियो बी आईओ बाउंड फेवर्ड शेड्यूलर इमीडिएटली वेब सर्वर को 2 मिलीसेकंड्स का सीपीयू टाइम दे देता है। वेब सर्वर जल्दी से अपनी रीड रिक्वेस्ट एसएसडी कंट्रोलर को इश्यू करता है और सीधे वेटिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। अब एसएसडी डेटा फेच करने में बिजी है और सीपीयू तुरंत वापस साइंटिफिक कैलकुलेशन को सौंप दिया जाता है। आईओ बाउंड टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने से ओएस मैक्सिमम हार्डवेयर ओवरलैप अचीव करता है। सीपीयू और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेज पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, जिससे टोटल सिस्टम एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। सेक्शन ब्रेक द क्वांटिटेटिव टूलकिट शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इवैल्यूएट और कंपेयर करने के लिए सिस्टम्स इंजीनियर्स क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट पर रिलाई करते हैं। गेट जैसे एग्जाम्स और टेक्निकल सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में आपसे प्रोसेस, अराइवल और एग्जीक्यूशन टेबल्स से इन मैट्रिक्स को प्रिसाइसली कंप्यूट करने की एक्सपेक्टेशन होगी। चलिए अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशंस को फॉर्मलाइज करते हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग में यूज होने वाले की मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करता है। यह एक टाइमलाइन दिखाता है जो अराइवल, स्टार्ट और कंप्लीशन बीच के रिलेशनशिप्स को मैप करती है और एक्सप्लेन करती है कि रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और सीपीयू एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। फंडामेंटल टाइम मार्कर्स। अराइवल टाइम यानी एटी, ये वो एग्जैक्ट क्लॉक टाइम है जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करता है और शेड्यूलिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। बर्स्ट टाइम यानी बीटी या एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट करने के लिए चाहिए होने वाला टोटल सीपीयू टाइम, जिसमें क्यूज या आईओ स्टेट्स में वेट करने वाला टाइम शामिल नहीं होता है। स्टार्ट टाइम यानी एएसटी, वो एग्जैक्ट क्लॉक टाइम जब प्रोसेस को बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीपीयू कोर असाइन किया जाता है। कंप्लीशन टाइम यानी सीटी या एग्जिट टाइम, वो एग्जैक्ट क्लॉक टाइम जब प्रोसेस अपना फाइनल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेता है और टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। सेक्शन ब्रेक डिराइव्ड परफॉर्मेंस इक्वेशंस। टर्न अराउंड टाइम यानी टीएटी, प्रोसेस के सिस्टम में अराइव होने के मोमेंट से लेकर उसके कंप्लीटली फिनिश होने के मोमेंट तक का टोटल लैप्स्ड टाइम स्पैन। ये मेमोरी में प्रोसेस के टोटल रेजिडेंस टाइम को मेजर करता है। टीएटी इक्वल टू सीटी माइनस एटी। वेटिंग टाइम यानी डब्ल्यूटी, वो क्यूम्युलेटिव टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो कोई प्रोसेस रेडी क्यू में बैठकर शेड्यूलर द्वारा सीपीयू कोर एक्सेस एलोकेट करने का वेट करते हुए स्पेंड करता है। WT इक्वल टू टी80 माइनस बीटी। नोट, उन प्रोसेसेज में जो जीरो आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं WT सिंपली टी80 माइनस बीटी होता है। अगर कोई प्रोसेस आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो WT इक्वल टू टी80 माइनस बीटी माइनस TIO होता है, जहां TIO वेटिंग स्टेट में स्पेंड किया गया टोटल टाइम है। रिस्पॉन्स टाइम यानी RT, सिस्टम में इनिशियल अराइवल से लेकर उस मोमेंट तक का टाइम जब प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू कोर मिलता है। ये मैट्रिक इंटरैक्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत वाइटल है, जैसे यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर। RT इक्वल टू SD माइनस एटी। क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, नॉन प्रीम्प्टिव सिस्टम्स में बिना किसी आईओ के टास्क रन करते समय रिस्पॉन्स टाइम यानी RT हमेशा वेटिंग टाइम यानी WT के आइडेंटिकल होता है। हालांकि प्रीम्प्टिव सिस्टम्स में RT और WT डाइवर्ज हो जाते हैं। रिस्पॉन्स टाइम प्रोसेस के एग्जीक्यूट होना शुरू होने से पहले की केवल इनिशियल लेटेंसी को मेजर करता है, जबकि वेटिंग टाइम में प्रीम्पशंस के कारण होने वाले सभी सब्सिक्वेंट रेडी क्यू डिलेज शामिल होते हैं। सेक्शन ब्रेक सिस्टम वाइड थ्रूपुट और एफिशिएंसी मैट्रिक्स। CPU यूटिलाइजेशन टीए,
वह टाइम परसेंटेज जब CPU कोर एक्टिवली नॉन आइडल यूजर या सिस्टम प्रोसेस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है बजाय आइडल बैठने के। eta equal to the quantity total time CPU is executing tasks divided by total elapsed wall clock time times 100%। थ्रूपुट पर यूनिट टाइम में कंप्लीट होने वाले प्रोसेसेस का टोटल नंबर। यह ओवरऑल सिस्टम एग्जीक्यूशन कैपेसिटी का एक मेजर प्रोवाइड करता है। थ्रूपुट इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय टोटल इलैप्स्ड टाइम। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप मेट्रिक कैलकुलेशन। आइए एक कंप्लीट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिनेरियो। मान लीजिए एक सिंगल CPU सिस्टम है जो इन फॉलोइंग एग्जीक्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ 3 नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस को रन कर रहा है। यह टेबल 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3 के लिए शेड्यूलिंग डिटेल्स को दिखाता है, जिसमें मिलीसेकंड्स में मेजर किए गए उनके अराइवल, बर्स्ट, स्टार्ट और कंप्लीशन टाइम्स शामिल हैं। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकंड्स है। यह इमीडिएटली 0 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है और 8 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है। प्रोसेस P2 2 मिलीसेकंड्स पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड्स है। यह 8 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है और 12 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है। लास्ट में प्रोसेस P3 4 मिलीसेकंड्स पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 2 मिलीसेकंड्स है। यह 12 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है और 14 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है। हर प्रोसेस के लिए TAT, WT और RT कैलकुलेट कीजिए और साथ ही एवरेज टर्नअराउंड टाइम यानी TAT बार, एवरेज वेटिंग टाइम यानी WT बार और सिस्टम थ्रूपुट भी। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 इंडिविजुअल प्रोसेस मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए। हमारे कोर फार्मूलाज का यूज करके TAT इक्वल टू CT माइनस AT, WT इक्वल टू TAT माइनस BT और RT इक्वल टू AST माइनस AT। प्रोसेस P1 के लिए P1 का TAT इक्वल टू 8 माइनस 0 जो कि 8 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। P1 का WT इक्वल टू 8 माइनस 8T जो कि 0 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। P1 का RT इक्वल टू 0 माइनस 0 जो कि 0 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। प्रोसेस P2 के लिए P2 का TAT इक्वल टू 12 माइनस 2 जो कि 10 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। P2 का WT इक्वल टू 10 माइनस 4 जो कि 6 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। P2 का RT इक्वल टू 8 माइनस 2 जो 6 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। प्रोसेस P3 के लिए P3 का TAT इक्वल टू 14 माइनस 4 जो कि 10 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। P3 का WT इक्वल टू 10 माइनस 2 जो कि 8 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। P3 का RT इक्वल टू 12 माइनस 4 जो कि 8 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। आइए इन रिजल्ट्स को एक यूनिफाइड समरी टेबल में कंसोलिडेट करते हैं। यह टेबल 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3 के लिए CPU शेड्यूलिंग मैट्रिक्स शो करती है। प्रोसेस P1 टाइम 0 पर 8 के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। यह टाइम 0 पर स्टार्ट होती है और टाइम 8 पर कंप्लीट होती है, जिससे टर्नअराउंड टाइम 8 मिलीसेकंड्स हो जाता है और वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम दोनों ही 0 मिलीसेकंड्स होते हैं। प्रोसेस P2 टाइम 2 पर 4 के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। यह टाइम 8 पर स्टार्ट होती है और टाइम 12 पर कंप्लीट होती है, जिससे टर्नअराउंड टाइम 10 मिलीसेकंड्स हो जाता है और वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम दोनों ही 6 मिलीसेकंड्स होते हैं। प्रोसेस P3 टाइम 4 पर 2 के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। यह टाइम 12 पर स्टार्ट होती है और टाइम 14 पर कंप्लीट होती है, जिससे टर्नअराउंड टाइम 10 मिलीसेकंड्स हो जाता है और वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम दोनों ही 8 मिलीसेकंड्स होते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 सिस्टम वाइड एवरेजेस कंप्यूट करें। एवरेज टर्नअराउंड टाइम ओपन पैरेंथेसिस TAT बार क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू TAT ऑफ P1 प्लस TAT ऑफ P2 प्लस TAT ऑफ P3 ऑल डिवाइडेड बाई विच इक्वल 8 plus 10 all divided by 3 which equal to 28 divided by 3 which is approximately 9.33 milliseconds. Average waiting time open parenthesis W bar close parenthesis equal to WT of P1 plus WT of P2 2 plus WT of P3 all divided by 3 which equal to 0 6 plus 8 all divided by 3 which equal to 14 divided by 3 which is approximately 4.67 milliseconds. Average response time open parenthesis RT bar close parenthesis equal to RT of P1 plus RT of PT2 plus RT of P3 divided by 3 each equal to 0 plus 6 plus 8 all divided by which equal to 14 divided by 3 which approximately 4.67 milliseconds.
सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, सिस्टम थ्रूपुट कंप्यूट करें। टोटल कंप्लीटेड प्रोसेसेज इक्वल टू 3। सिस्टम के स्टार्ट यानी t इक्वल टू 0 से लेकर लास्ट कंप्लीशन यानी t इक्वल टू 14 मिलीसेकंड्स तक का टोटल टाइम 14 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। थ्रूपुट इक्वल टू 3 प्रोसेसेज डिवाइडेड बाय 14 मिलीसेकंड्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.214 प्रोसेसेज पर मिलीसेकंड और इन पैरेंथेसिस 214.28 प्रोसेसेज पर सेकंड। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप अलर्ट्स। कॉमन शेड्यूलिंग पिटफॉल्स। एग्जाम क्रिएटर्स अक्सर ये टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं कि क्या आप ब्लाइंडली फॉर्मूला में नंबर्स पुट कर रहे हैं या वाकई शेड्यूलिंग मैकेनिक्स को समझते हैं। इस डोमेन में 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स यहां दिए गए हैं। यह टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सीपीयू शेड्यूलिंग मैट्रिक्स कैलकुलेट करते समय होने वाली 3 कॉमन मिस्टेक्स को आउटलाइन करता है। यह प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स में रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। टर्नअराउंड टाइम कैलकुलेट करते समय अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पर जोर देता है और प्रोसेसेज के बीच आइडल सीपीयू इंटरवल्स को कैसे हैंडल करना है इसे हाईलाइट करता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक। नेक्स्ट सेक्शन पर जाने से पहले आप इस सेल्फ चेक मैट्रिक्स को रिव्यू करने के लिए थोड़ा समय निकालें। ये रेफरेंस टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क शेड्यूलिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करती है। यह उन मेथड्स के बीच कॉन्ट्रास्ट करती है जहां सिस्टम रनिंग टास्क को फोर्सिबली इंटरप्ट कर सकता है और उन मेथड्स के बीच जहां टास्क कंप्लीशन तक अनइंटरप्टेड चलते हैं। इसके अलावा यह बेहतर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को प्रायोरिटाइज करने के बेनिफिट्स को हाईलाइट करती है और टास्क ड्यूरेशन, डिले और इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होने वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस करती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने अपने कोर मेंटल मॉडल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और लो लेवल हार्डवेयर प्रीएम्पशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर लिए हैं तो अब एक्चुअल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को देखने का समय आ गया है। हम कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री की सबसे सिंपल और सबसे इंट्यूटिव शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी से शुरुआत करेंगे जो है 3.2 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एफएस शेड्यूलिंग और कॉन्वॉय इफेक्ट, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेज को स्ट्रिक्टली उसी ऑर्डर में हैंडल करता है जिसमें वे आते हैं और कॉन्वॉय इफेक्ट के रूप में जाने जाने वाले सीरियस परफॉर्मेंस बॉटलनेक का पता लगाएंगे।